आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही देखिए उद्योगों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो उद्योग किया करते थे। उसके अंदर देखिए कि भारत का वस्त्र उद्योग बहुत ही उन्नत था। सर्वोत्तम रेशमी कपड़े बनारस में बनाए जाते थे। उस समय में जो है वो सर्वोत्तम जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो रेशमी कपड़ा होता था वो बनारस में बनाया जाता था। बनारस को आज के समय में अगर आपको समझना हो तो बनारस कहाँ पड़ता है? बनारस यूपी के अंदर पड़ता है, जिसे वाराणसी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, या इसके अलावा इसे काशी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उच्च कोटि का सूती कपड़ा मथुरा में तैयार किया जाता था और बंगाल का मलमल विश्व भर में प्रसिद्ध था। बंगाल का जो मलमल होता था, मलमल एक कपड़े का नाम होता है देखिए दोस्तों, और ये जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध था। एक मलमल की थान जो 20 गज लंबा था और 1 गज चौड़ा होता था, अंगूठी से निकाला जा सकता था। इतना महीन कपड़ा था, ऐसा कहा जाता है कि इतना महीन और इतना बारीक कपड़ा मलमल का होता है कि एक पूरे थान का कपड़ा जो है वो एक छोटी सी माचिस के डिब्बी के अंदर जो है वो रखा जा सकता है, या अंगूठी जो होती है छोटी सी जो उंगली में पहनी जाती है उसके अंदर से उस कपड़े को जो है वो निकाल कर बाहर किया जा सकता है। देखिए कितना महीन कपड़ा और कितनी बारीकी से इसके ऊपर जो है वो काम किया जाता होगा कि 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होने के बावजूद ये कपड़ा जो है वो एक अंगूठी से बाहर निकल जाता है। तो कितनी शानदार काम इसके ऊपर होता होगा, आप खुद सोच सकते हैं, और इसी की वजह से जो है ये विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ेंगे इस जानकारी के साथ में। उद्योग के बारे में और कुछ जानकारियां जो है वो लेंगे। तो देखिए उद्योग के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो उद्योग सबसे ज़्यादा हुआ करता था। तो वस्त्र में आपके सामने जो है वो आ ही गया कि जो सूती वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्र, और उसके अलावा रेशमी वस्त्र। तो इन वस्त्रों का जो है वो क्या किया जाता था? उद्योग किया जाता था। धातु के अंदर जो है वो बहुत सारी कीमती धातुएं या जो पत्थर होते थे उनका व्यापार होता था, उनका उद्योग किया जाता था। हाथी दांत के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि हाथी दांत जो है वो सजावट के लिए जो है वो इस्तेमाल होता था, तो हाथी दांत का इस्तेमाल भी किया जाता था। बर्तनों का जो इतिहास है वो भी बहुत ज़्यादा पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो मृदभांड, मिट्टी के बने हुए बर्तनों से जो है वो इंसान अपना जीवन चलाता था, और आज के समय में जो है वो स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन भी जो है वो लेते हैं, और अगर कोई अमीर फैमिली का हो तो चांदी और सोने के बर्तन जो है वो भी लेता है। तो इस हिसाब से जो है वो बर्तनों का उद्योग भी जो है वो बहुत पुराना है। उसके बाद में अस्त्र शस्त्र एवं आभूषण व मूर्तियाँ, इनका व्यापार जो है वो बड़ी मात्रा में भारत के अंदर किया जाता था दोस्तों। इनका उद्योग जो है वो पूरी तरह से भारत में फैला हुआ था। आगे बढ़ेंगे और इस जानकारी को जो है वो और ज़्यादा समझेंगे। देखिए आगे उद्योग के अंदर क्या क्या है। धातु, कौन कौन सी धातुओं का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो धातुओं के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि धातु जो है इस तरह की जो धातुएं होती थी जिन्हें किस काम में लिया जाता था। जैसे ये जो एक धातु आपको दिख रही है, ये जानवरों को जो है वो एक जगह बांधने के काम में आती है। ऐसी धातुएं जो होती हैं वो जानवरों को एक जगह बांधने के काम में आती है। तो इन धातुओं का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। इन धातुओं से और भी चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है, और धातुओं से जो चीज़ें बनाई जाती थी उनका इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा होता था। इसी वजह से धातुओं के लिए या धातुओं के उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा भारत पुराने समय से ही फेमस रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाइए हाथी दांत के ऊपर। तो हाथी दांत के अंदर क्या होता है? तो देखिए हाथी दांत जो है वो ज़्यादातर सौंदर्य और उसके अलावा सुंदरता को दिखाने के लिए पेश किया जाता था। तो हाथी दांत का व्यापार पुराने समय में जो है वो किसके लिए किया जाता था? गृह सज्जा, यूँ कह लीजिए कि घर को सजाने के लिए, यूँ कह लीजिए कि घर को जो है वो थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए अमीर लोग जो होते थे, जो रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करते थे, वो इन हाथी दांतों को जो है वो खरीदते थे बड़ी कीमतों पे और अपने बड़ी बड़ी हवेलियों में लगाया करते थे। तो ये व्यापार भी पुराने समय में बड़ा ही उन्नत किस्म का था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आगे और क्या क्या है। लकड़ी व्यवसाय, ठीक है, लकड़ी व्यवसाय मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं उनको बेचना, क्योंकि आज लकड़ियाँ जो है उसके लिए लकड़ियाँ मोस्टली ज़्यादातर किसके काम में आती है? फर्नीचर बनाने के काम में आती हैं। तो लकड़ी व्यवसाय उस समय में भी था। नील उद्योग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नील उद्योग क्या होता था? कपड़ों में कलर करने के लिए नील का प्रयोग होता था, और अंग्रेजों के समय से ही नील उद्योग जो है वो भारत में चलता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए नमक उद्योग।
तो नमक उद्योग जो है ये भी हमारे भारत में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अगर मैं बात करूं जानकारी की, तो नमक जो है वो इंडिया का 8% नमक जो है वो कहाँ निकाला जाता है? सांभर में निकाला जाता है। और सांभर कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके जयपुर के अंदर पड़ता है। राजस्थान के सांभर एक जगह है, वहाँ पर जो है वो भारत का 8% नमक जो है वो उत्पादित किया जाता है। आगे देखिए चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग जो है ये भी बहुत पुराने समय से भारत में चला आ रहा है। चीनी जो है वो 2 तरह से बनाई जाती है दोस्तों। देखिए, एक तो बनाया जाता है गन्ने से और एक बनाया जाता है चुकंदर से। तो गन्ना और चुकंदर इन दोनों से ही जो है वो चीनी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और चीनी उद्योग जो है ये भी पुराने समय से ही चलता आ रहा है। उसके बाद में आ जाइए चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग जो है ये भी पुराने समय से चला आ रहा है। और लोहार का व्यवसाय। लोहार का व्यवसाय समझने का मतलब लोहे का कार्य। ठीक है दोस्तों, लोहे का काम। तो लोहे का जो काम होता है वो लोहार जाति के लोग किया करते थे। और ये व्यवसाय भी जो है वो पुराने समय से बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म का है। तो लकड़ी व्यवसाय हो गया, लकड़ी के बाद में नील व्यवसाय हो गया, नील के बाद में नमक व्यवसाय हो गया, नमक के बाद में चीनी उद्योग हो गया, चीनी उद्योग के बाद में चमड़ा उद्योग हो गया, और चमड़ा के बाद में लोहार व्यवसाय हो गया। ये सारे व्यवसाय जो हैं वो भारत में बड़े उन्नत और बड़े अच्छे किस्म से फैले हुए थे। इसकी वजह से जो है वो भारत में इन सारी चीज़ों को एक जगह करके और इनका निर्यात जो है वो विदेशों में एक साथ में किया जाता था। और बदले में क्या लिया जाता था? याद है ना? बदले में जो है वो लिया जाता था सोना। बदले में क्या लिया जाता था? सोना लिया जाता था, गोल्ड लिया जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे उद्योगों में। आगे देखिए वाणिज्य व आर्थिक संस्थाएं, कि ये व्यापार जो है वो कौन सी संस्थाओं के द्वारा जो है वो होता था। तो देखिए ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं, बात करते हैं इनका और इनके बारे में जो है वो जानकारी लेते हैं। देखिए सोना, सोने को जो है वो निष्क बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, सोने को जो है वो निष्क बोला जाता था। जो सोने का सिक्का होता था ना दोस्तों, उसको निष्क बोला जाता था। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए सोने के सिक्के का प्रचलन, सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ? तो कुषाणों के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कुषाण। कुषाण का नाम याद है ना आपको? कुषाण वंश, जिसके सबसे महान राजा का नाम क्या था? कनिष्क। तो कुषाण वंश के अंदर जो है वो सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में चलाए गए। और ये कब की बात है? तो ये प्रथम शताब्दी की बात है। प्रथम शताब्दी, या आप यूं कह लीजिए प्रथम सदी या प्रथम ईस्वी जो है वो इसकी बात है कि प्रथम ईस्वी के अंदर कुषाण वंश ने जो है वो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्कों को जो है वो क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। देखिए आगे चांदी के जो सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? धरण कहा जाता था। और तांबे के जो सिक्के होते थे उन्हें या तो कांकड़ी या फिर माणक कहा जाता था। तो ये अपनी योग्यता के अनुसार इन सिक्कों के नाम होते थे और इनकी कीमतें जो हैं वो भी इनकी धातुओं के अकॉर्डिंग सेट होती थी। सोने का सिक्का जो होता था वो महंगा होता था, चांदी का सिक्का जो होता था वो उससे कम होता था, और तांबे का सिक्का जो होता था वो भी उससे कम होता था। तो मोस्टली अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो ये तीन ही इन धातुओं के जो हैं वो सिक्के हमेशा चलाए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके साथ में ही। और आगे देखिए श्रेणी या नियम, इनके बारे में जो है वो जानकारी आपको दूंगा कि श्रेणी का जो नियम होते थे वो व्यापारियों को रिलेट करते थे, व्यापारियों से संबंधित ये नियम होते थे। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो देखिए शिल्पियों एवं व्यवसायियों के संघ होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी। बताया ना मैंने आपको, शिल्पियों और व्यवसायियों जो शिल्प का काम करते थे, ठीक है ना, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले, ठीक है ना, जो क्रिएटिव काम करते थे वो, और व्यवसायी जो व्यापार करते थे, इनका एक संघ होता था जिसे श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, या नियम कहा जाता था। अपने व्यवसाय के अतिरिक्त ये श्रेणियां स्थानीय प्रशासन में भाग लेती थी। ठीक है, ये व्यवसाय करने के साथ साथ में क्या करती थी? जो स्थानीय प्रशासन होता है, स्थानीय जो शासन होती है यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है, उसमें उनके कार्यों में क्या लेती थी? ये भाग लेती थी। और बैंक का कार्य करती थी तथा दान पुण्य एवं जनहित कार्य भी करती थी। ठीक है ना, तो ये क्या करती थी? बैंक का कार्य। के बैंक का कार्य क्या होता है? तो बैंक का कार्य सबसे बड़ा तो ये होता है कि भाई अपनी पब्लिक को जो है वो लोन देना, पैसा देना। ठीक है, फिर वो काम जब हो जाए तब वो व्यक्ति जो है वो वापस उस बैंक को जो है वो पैसा चुकाता है। तो यही चीज़ जो है ये बड़े बड़े व्यवसायी किया करते थे। और उसके साथ में दान पुण्य का काम भी जो है ये व्यवसायी उस समय में करते थे। तो श्रेणी किसे कहा जाता है? वापस से सुन लीजिएगा, शिल्पियों व व्यवसायियों का संघ या ग्रुप
जो होता था उन्हें क्या कहते थे? श्रेणी या नियम कहते थे दोस्तों। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। चलिए इस जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत में कला। अब आ जाइए हम कला के ऊपर। हमने सर्वप्रथम जो है वो धार्मिकता की बात की कि इंसान के अंदर या भारत के अंदर जो है वो जितने भी जो बाहर की कंट्रीज़ है, ये यूं कह लीजिए कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी देश है वो हमारे साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में धार्मिकता की बात हो गई, ईश्वर जो है उनकी बात हो गई, ईश्वरों की बात हो गई, उनकी पूजा स्तुति की बात हो गई। उसके बाद में बात आई हमारे सामने किसकी? व्यापार की। अब व्यापार के साथ में जो है वो हम बात करेंगे किसकी? प्राचीन भारत की कला की, कि कला कौन कौन सी है और इन कलाओं के अंदर क्या श्रेष्ठ है हमारे देश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कलाओं की अगर बात करें तो बहुत सारी कलाएं हैं। देखिए इसमें संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के साथ कला भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसमें सबसे बड़ी जो कला होती है वो होती है स्थापत्य कला, ठीक है दोस्तों। स्थापत्य कला के अंदर जो है वो क्या किया जाता है? तो स्थापत्य कला के अंदर बड़े बड़े राजप्रसाद, ठीक है, बड़े बड़े जो राजप्रसाद होते हैं, मतलब जो महल होते हैं, वो महल जो हैं वो बनाए जाते हैं। बड़े बड़े जो महल हैं वो बनाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आ जाओ मूर्ति कला। तो मूर्ति कला के अंदर क्या होता है? मूर्ति कला के अंदर ईश्वर की मूर्तियाँ, देवी की मूर्तियाँ, ये सारी मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई जाती थी। फिर आ जाइए चित्रकला के ऊपर, कि चित्रकला में क्या होता है? तो चित्रकला वही पेंटिंग जो है ये की जाती थी। फिर संगीत कला, संगीत कला के बारे में जो है वो बात की थी। ये सारी जो है वो कलाएँ हैं और इन कलाओं का विकास जो है वो हम लोग विस्तार से और ज़्यादा अभी पढ़ने वाले हैं। साथ में जुड़े रहिए मेरे। चलिए आगे स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। तो स्थापत्य कला में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो देखिए स्थापत्य कला में पहली चीज़ स्तंभ, ठीक है। बड़े बड़े जो स्तंभ होते थे जो राजा महाराजा अपने विजय प्रतीक के रूप में जो है वो बनाते थे। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं, विजय स्तंभ, ठीक है। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। राजस्थान के इतिहास की बात करूं तो स्तंभों के बारे में उदाहरण आएगा आपके सामने विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और इस विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए गुहाग्रह। अगर गुहाग्रह की बात करें तो अशोक ने, अशोक कौन? अशोक मौर्य। अशोक मौर्य जो महान सम्राट थे मौर्य धर्म के, उन्होंने जो है वो गुहाग्रहों का निर्माण जो है वो करवाया। गुहा किसको बोलते हैं? गुहा बोलते हैं दोस्तों गुफा को, ठीक है। गुफा के अंदर जो घर होता है उसे गुफा घर या गुहा ग्रह कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए स्मारक, किसी महान व्यक्ति की याद में, देखिए महान व्यक्ति की याद में स्मारक बनाए जाते हैं। आज के समय में अगर आप देख लीजिए तो गांधी चौराहा, महात्मा गांधी सर्किल, तो वो क्या है? वो एक स्मारक है और वो उस व्यक्ति के महान कार्यों की वजह से जो है वो उसके सम्मान के रूप में जो है वो बनाया जाता है। आगे देखिए स्तूप। तो स्तूप जो है वो अलग तरीके की एक श्रेणी होती है। देखिए स्तूप को अगर समझना हो तो आपको ये चित्र समझना होगा। स्तूप जो है वो पुराने समय में उल्टे कटोरे की तरह जो है वो एक निर्माण होता था, उल्टे कटोरा, और उसमें छोटा सा जो है वो अंदर जाने के लिए एक जगह बनाई जाती थी जिसे स्तूप कहा जाता था। और स्तूप के बारे में अगर बात करें तो स्तूपों का संबंध बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा है। किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा है। अब स्तूपों का संबंध अगर बौद्ध धर्म से है तो अशोक मौर्य से भी होगा ज़रूर, क्योंकि अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे काम करवाए। और फिर भवन, भवन का मतलब वही महल जो राजा महाराजाओं के होते थे, महल, राजप्रसाद, ये सारे के सारे जो हैं वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में जो है वो और जानकारी लेंगे और ज़्यादा बात करेंगे। देखिए